बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल वाले टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग बेटा, कोरिलेशन। तो अब आपके सामने जो डायग्राम था, उस डायग्राम में ये था कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। इस चीज़ का पता हमें कैसे लगता है? जितनी ज़्यादा लाइन लीनियर के करीब तरीन होगी, उतना दो वेरिएबल के दरमियान स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होगा। जितना डेटा ज़्यादा स्कैटर्ड होगा, उतना दो वेरिएबल के दरमियान जो है वो क्या होगा, कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या कम कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अब इन 6 डायग्राम्स को मैं नाम देने जा रहा हूं और उस चीज को आप समझेंगे। परफेक्ट कोरिलेशन, या इसको एक नाम दिया वेरी हाई कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद नाम दिया यहां पर आपके सामने स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। या इसको बोल दिया हाई कोरिलेशन। उसके बाद तीसरे नंबर पे नाम दिया इसको मॉडरेट कोरिलेशन। ठीक है, उसके बाद वीक कोरिलेशन। उसके बाद वेरी लो कोरिलेशन। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट को हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। ये डेटा हमें दिख रहा है स्कैटर्ड डायग्राम की शक्ल में। इसमें समझ नहीं आ रहा कि दो वेरिएबल्स किस ट्रेंड पे चल रहे हैं। थोड़ा कल वाली गुफ्तगू कंटिन्यू है, तो आपको कल वाली बात याद होनी चाहिए कि हमारी बात कल कहाँ रुकी थी। उसके बाद ही मैंने इसको कंटिन्यू किया यहाँ से। तो मैंने इन डायग्राम्स को नाम दे दिया। अब ये आपको सारे नाम याद होने चाहिए कि परफेक्ट कोरिलेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन क्या है, मॉडरेट कोरिलेशन क्या है। तो जो आर की वैल्यू आएगी ना, उस आर की वैल्यू से हम ये तय करेंगे, जो कैलकुलेट होकर आएगी, जो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, उस आर की वैल्यू से हम तय करेंगे जनाब कि कोरिलेशन परफेक्ट है, कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग है, कोरिलेशन मॉडरेट है, कोरिलेशन वीक है, कोरिलेशन वेरी लो है, या कोई कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक है, तो अब आर की जो वैल्यूज हैं, उनका उनका जो क्या कहते हैं आंसर होता है, वो आंसर होता है वैसे, यानी आर का जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 से 1 के दरमियान आएगा। ठीक है, अब ये 0 से 1 पॉजिटिव भी हो सकता है और ये 0 से 1 नेगेटिव भी हो सकता है। इसका जो साइन लगेगा ना, वो साइन दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप को शो करता है। अगर वो दो वेरिएबल्स जो हैं वो आउटपुट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो उनके दरमियान जो है पॉजिटिव कोरिलेशन दिखेगा, उनके आगे पॉजिटिव साइन लिखा हुआ आएगा। और अगर वो कोई दो ऐसे वेरिएबल हैं जिनके दरमियान क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, तो फिर जो कोरिलेशन के दरमियान जो साइन आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि कोरिलेशन की डिग्री को इंटरप्रेट करना एक अलग बात है, और उसके आगे लगे हुए साइन को इंटरप्रेट करना एक अलग बात है। यानी कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और परफेक्ट नेगेटिव भी हो सकता है। कोरिलेशन स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव भी हो सकता है और स्ट्रॉन्ग नेगेटिव भी हो सकता है। कोरिलेशन मॉडरेट पॉजिटिव भी हो सकता है, कोरिलेशन मॉडरेट नेगेटिव भी हो सकता है। तो अभी जो मैंने आपके सामने डायग्राम्स बनाए हैं, ये डायग्राम सारे पॉजिटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।
यस और नो? कि अगर x में इजाफा होता है तो y में भी इजाफा होगा। तो जो जो ट्रेंड ये दो वेरिएबल्स शो कर रहे हैं वो ट्रेंड पॉजिटिव कोरिलेशन की तरफ जाता है, मतलब दो वेरिएबल के दरमियान पॉजिटिव कोरिलेशन मौजूद है। लेकिन वो कितना, किस दर्जे का रिलेशनशिप है, कितना मजबूत ताल्लुक है दो वेरिएबल का, उस ताल्लुक की मजबूती की जो डिग्री होगी उसको हम एक्सप्रेस करेंगे किस नाम से? बोलिए बेटा, आप सबकी पार्टिसिपेशन की जरूरत है मुझे। उस ताल्लुक की जो डिग्री होगी उस डिग्री को हम किस नाम से एक्सप्रेस करेंगे? कोरिलेशन के नाम से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, दो दोस्तों के दरमियान दोस्ती कितनी, आप बोले पक्का दोस्त, मेरा पक्का दोस्त है, तो ये पक्का दोस्त का मतलब क्या है? बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है आपके दरमियान? हाँ बस दोस्त है, हाँ भाई पक्का दोस्त है, हाँ भाई। तो ये ऐसे अल्फाज आप बोलते कि नहीं बोलते? बताइए। तो ये जो पक्का दोस्त है और खाली दोस्त है, इस बोलने में क्या फर्क है? मतलब कि वो बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है या स्ट्रांग नहीं है, ऐसा ही है ना? तो ये समझ लें, इस तरह ये दो वेरिएबल्स की बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उनके दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप हो या मतलब पक्के दोस्त हो या पक्के दुश्मन हो, मतलब एक के बढ़ने से दूसरे में कमी आए या एक के बढ़ने से दूसरे में इजाफा हो, लेकिन वो लेवल क्या है, दोस्ती का भी लेवल क्या है और दुश्मनी का लेवल भी क्या है? इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें जहन में रखनी पड़ेंगी। वो चीजें आपको क्या जहन में रखनी है? तो ये तो मैंने आपके सामने जो है वो डायग्राम बना दिया है। ठीक है, इस डायग्राम के बाद मैं आपके सामने एक टेबल बनाने जा रहा हूँ जिसके जरिए मैं इसको एक्सप्लेन अब आपके सामने क्या रखने जा रहा हूँ कि कब इसको हम नो कोरिलेशन बोलेंगे, कब इसको हम वेरी लो बोलेंगे, कब इसको हम लो बोलेंगे या वीक बोल देंगे, कब इसको हम क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बोल देंगे, सो ऑन। ठीक है जी। तो लिमिट ऑफ कोरिलेशन या लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। limit of coefficient of correlation R is equals to -1 to +1। एग्जाम में सवाल है बेटा, ठीक है, कि कोरिलेशन का आंसर जो होगा उसकी जो रेंज होगी वो रेंज -1 से लेकर +1 के दरमियान होगी। ठीक है, अच्छा जी। लिमिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R स्क्वायर, ये जो R स्क्वायर होगा इसका आंसर हमेशा जो होगा वो 0 से 1 के दरमियान होगा। एग्जामिनर यही घुमा देता है बच्चों को, तभी वो R स्क्वायर पूछ लेता है। तो R स्क्वायर, जब R का स्क्वायर निकालेंगे तो -1 भी +1 हो जाएगा ना बेटा।
तो आर स्क्वायर में आंसर जो है वो आंसर आपका हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहेगा। तो ये अब 0 से 1 के दरमियान की कहानी क्या है और -1 से +1 तक की कहानी क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने अभी समझाया कि परफेक्ट कोरिलेशन नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, मतलब दिस वन रिप्रेजेंट्स परफेक्ट कोरिलेशन। लेकिन अब उन दो वेरिएबल के दरमियान अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो साइन प्लस का लग जाएगा, और अगर उन दो वेरिएबल के दरमियान जो है वो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन है तो साइन माइनस वाला लग जाएगा। ये बताइए, मार्केट में अगर चीजों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएं तो आपकी परचेजिंग पावर में क्या होगा? कमी आएगी, इजाफा हो जाएगा? आपको पॉकेट मनी अपनी कम महसूस होना शुरू हो जाएगी, या आप उसी पॉकेट मनी में रहते हुए पहले से ज्यादा चीजें खरीदने के काबिल होंगे? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। पॉकेट मनी कम हो जाएगी ना बेटा। मतलब पॉकेट मनी कम से मुराद नहीं, पॉकेट मनी तो उतनी की उतनी है, लेकिन उससे चीजें कम खरीद पा रहे हैं आप। इसका मतलब क्या, अगर चीजें महंगी होती हैं तो आपकी खरीदने की सलाहियत में क्या आती है? कमी आती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्राइसेस के दरमियान और परचेजिंग पावर के दरमियान क्या होगा? इनवर्स रिलेशनशिप होगा। यस और नो? अब इस चीज को हम डिमांड भी कह सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाता अभी। मैं सिंपल अल्फाज यूज कर रहा हूँ। प्राइसेस के दरमियान और परचेजिंग पावर के दरमियान जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है। कीमतें बढ़ने से आपकी परचेजिंग पावर में क्या आ रही है? कमी आ रही है। बोलिए, यस और नो? तो इसका मतलब क्या है? दो वेरिएबल्स के दरमियान नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है, वो भी स्ट्रॉन्ग। तो मैं हमेशा इस तरह बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि देखें, सबसे पहले इस वन को इंटरप्रेट कीजिए। वन का मतलब क्या है? परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। वन का मतलब है परफेक्ट कोरिलेशन। अब चाहे वो परफेक्ट नेगेटिव हो चाहे परफेक्ट पॉजिटिव हो, साइन जो है वो सिर्फ दो वेरिएबल के नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करता है। वन रिप्रेजेंट्स परफेक्ट कोरिलेशन। इस बात को अच्छी तरह दिमाग में बिठा लीजिएगा बेटा, ठीक है। अब आर की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको इस तरह ही इंटरप्रेट किया जाएगा। वेरिएंस एसोसिएशन, आर स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन भी कहते हैं और आर स्क्वायर को वेरिएंस एसोसिएशन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर आर की वैल्यू 0.0 से लेकर 0.09 के दरमियान आती है, ठीक है, तो जो आर स्क्वायर होगा, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, और 0.9 क्योंकि 0.1 के करीब है तो तकरीबन 0.9 का जो स्क्वायर होगा वो 0.01 के करीब करीब हो जाएगा। तो जब जब आर की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 0.0 से लेकर 0.009 के अगर बराबर आती है, इस रेंज में फॉल करती है, तो हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। कि दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई कोरिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर आर का वैल्यू जो है वो
0.1 से लेकर 0.45 के दरमियान फॉल करता है, ठीक है। तो जो आर स्क्वायर का वैल्यू होगा, अगर मैं 0.1 का स्क्वायर लूँ ऑब्वियसली वो 0.01 ही आएगा। तो 0.01 से लेकर आपका आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, 0.2 के करीब करीब। तो हम बोलेंगे कोरिलेशन इज व्हाट, वेरी लो, ठीक है। उसके बाद अगर आर का आंसर जो है वो 0.46 से लेकर 0.63 के दरमियान आता है, तो फिर आर स्क्वायर का जो आंसर होगा वो 0.21 से लेकर तकरीबन 0.4 के दरमियान होगा, और इसको हम बोलेंगे लो या वीक कोरिलेशन, ठीक है जी। ऊपर वाले को भी आप वीक बोल सकते हैं, वेरी लो जो है, लेकिन असल में अगर आप वीक को दो हिस्सों में तोड़ना चाहते हैं तो फिर वीक के अंदर भी आप फर्दर लो और वेरी लो की तमीज पैदा कर सकते हैं। आपके सिलेटेक्स इतना इन डेप्थ नहीं जाता, वो जो टर्म इस्तेमाल करता है वो इस्तेमाल करता है परफेक्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक, नो, 4 बातें करता है बस खाली। मैं कुछ इजाफी बातें कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है। स्टडी टेक्स्ट 4 बातें कर रहा है आपकी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद अब क्या है, 0.64 से हम शुरू करते हैं और 0.77 तक अगर इसका आंसर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वेरिएंस जो आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.41 से लेकर 0.6 के दरमियान होगी। तो इसको आप क्या बोलेंगे, मॉडरेट कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद 0.78 से लेकर अगर आंसर 0.89 के दरमियान आ जाता है, ठीक है, और आर स्क्वायर का वैल्यू 0.61 से लेकर 0.8 के दरमियान आ जाता है, तो आप बोलेंगे हाई कोरिलेशन या स्ट्रॉन्ग, ठीक है जी। उसके बाद 0.9 से अगर 1 के दरमियान आता है तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 0.81 से लेकर 1 के दरमियान होगी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, वेरी हाई। और इसमें अगर आंसर एग्जैक्टली 1 है तो फिर वो परफेक्ट भी है। जी बेटा, इसको मेमोराइज वैसे कर लें, लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर मैं बताता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरप्रेट कैसे करना होगा उसके लिहाज से मैं बात करता हूँ। तो अगर ना भी करें तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन बस पता हो आपको कि डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन को किस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा, ये बुनियादी बात है। तो अगर आप ये रेंज याद ना भी करें तो कोई इशू नहीं है इसके अंदर, क्योंकि एग्जाम लेवल पर आपको बस इंटरप्रेट करना आना चाहिए कि कोरिलेशन क्या है, मॉडरेट है, परफेक्ट है, स्ट्रॉन्ग है, सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपके दिमाग में मतलब यानी मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है आपके पास आर का आंसर तो कैलकुलेट करने से आएगा, ठीक है। आर का आंसर कैलकुलेट करने से आएगा तो वो कैलकुलेट आप कर चुके होंगे। और मेनली जो आर की इंटरप्रिटेशन है ना वो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आर की इंटरप्रिटेशन होती है। आर को आर स्क्वायर के जरिए इंटरप्रेट किया जाता है। अब ये सारी बातें आपके सामने मैं कर दूं तो पहले मैं जरा इसका फॉर्मूला ड्राइव कर लूं, फॉर्मूला ड्राइव, ताकि हम ये समझ सकें भाई ये इसको हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं।
तो जरा इसको तो आप अपने पास लिख लें कि भाई मैंने मेनली आपको बता दिया। मैं फिर एक बात रिपीट कर दूं, अच्छी तरह देखिएगा। देखें, आर की वैल्यू भी 0 से 1 के दरमियान है और आर स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से 1 के दरमियान है, लेकिन आर के साथ माइनस का साइन और प्लस का साइन दोनों लगने की गुंजाइश है। तो लिहाजा हम बोलते हैं कि जो आर की लिमिट है वो -1 से +1 के दरमियान। लेकिन इंटरप्रेट करते वक्त होता क्या है कि इंटरप्रेट 1 को क्या आता है, और 1 का मतलब परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव अगर साइन पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव। लेकिन जो आर स्क्वायर होगा, चूंकि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का आंसर हमेशा 0 से 1 के दरमियान रहेगा, उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आता। ये दो बातें अच्छी तरह ध्यान में रखें, क्योंकि इस एक लाइन पर एग्जामिनेशन में सवाल बने हुए थे अभी जो एग्जाम हुआ है उसमें। ठीक है, कि स्टूडेंट्स को इस चीज में घुमाया जाए। हाँ बेटा, ये बुनियादी बातें याद रखेंगे आप लोग, बोलिए प्लीज। चलें, अब आ जाते हैं बेटा फॉर्मूले की तरफ। अब बताइए, क्या आपने लाइन ऑफ रिग्रेशन पढ़ी है? तो लाइन ऑफ रिग्रेशन में आपने इस चीज को पढ़ा हुआ है, बी। बी क्या है? इसको बी बोलूं या बी वाई ऑन एक्स बोलूं? ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स। क्या है ये? एस्टिमेटेड चेंज इन वाई ड्यू टू पर यूनिट चेंज इन एक्स। कि एक्स के एक यूनिट तब्दील होने से वाई में एस्टिमेटेड कितने यूनिट्स की तब्दीली वाकया होगी। ये बी था लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स में, अगर आपको याद हो। अच्छा, उसके बाद एक और लाइन थी, उसमें डी था, और वो डी क्या था? उसको भी हम चाहें तो बी से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन बी से डिनोट जब करेंगे तो बी एक्स वाई लिखेंगे उसको। और इसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। ठीक है जी। और ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई क्या बता रहा है? एस्टिमेटेड change in x due to per unit change in y। x के अंदर कितने वैल्यू से तब्दीली आएगी y के एक यूनिट तब्दील होने से। ये दोनों बातें आपके सामने है, दोनों को मैंने इंटरप्रेट करना आपको पहले सिखा दिया था। लेकिन कोरिलेशन का मतलब क्या है कि दोनों वेरिएबल एक दूसरे पे कितना इंटरडिपेंडेंट है। तो जब मैं सिर्फ किसकी बात करता हूं, b की,
तो मुझे ये पता लगता है कि जनाब x की वजह से y में कितना चेंज आएगा, यानी मुझे पता लगता है y x पे कितना डिपेंडेंट है, यस और नो। और जब मैं d की बात करता हूं तो मैं d में ये बोलता हूं कि y की वजह से x में कितना चेंज आएगा। रिस्पॉन्स ने बेटा स्लोप को इस तरह ही इंटरप्रेट किया जाता है ना, स्लोप रेट ऑफ चेंज, कि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। लेकिन कोरिलेशन का मतलब क्या है, दोनों की बॉन्डिंग मालूम करनी है जनाब, के दोनों के दरमियान कितना, दोनों आपस में कितने इंटरडिपेंडेंट है, यस और नो। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये भी रेट है और ये भी रेट है, ये बात करता है y के डिपेंडेंट होने की x पर और ये बात करता है x के डिपेंड होने की y पर। लेकिन जो अब हम निकालने जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जो हमें ये बताएगा ये दोनों एक दूसरे पे कितना इंटरडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें y की डिपेंडेंसी मौजूद है, इसमें x की डिपेंडेंसी मौजूद है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो दोनों के मिलने से क्या होगा, एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंसी पता लग जाएगी। अब इन दोनों को मिलाएं कैसे, सवाल ये, जब दो चीजों को हमें सिंगल वैल्यू में एक्सप्रेस करना होता है तो हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, बताइए उस टेक्निक का नाम क्या है। एवरेज, बेहतरीन बात, जबरदस्त। अब एवरेज बहुत सारी हैं, और मीन एवरेज है, मीडियन एवरेज है, मोड एवरेज है, और मीन के अंदर अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है। तो कौन सी एवरेज इस्तेमाल करें, ज्योमेट्रिक मीन। क्यों क्यों ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने सीखा था कि रेट्स का अगर आपको एवरेज करना है तो रेट के एवरेज करने के लिए हमें जो मीन चाहिए होता है या जो मीन सुटेबल होता है वो कौन सा होता है, वो ज्योमेट्रिक मीन होता है, यस। तो अब आपके सामने आती है बात यहाँ पर क्या, कि आर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन है किसका, बी और डी का। तो अगर मैं इसको लिखता हूं आर इज इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय डी, जो ज्योमेट्रिक मीन का शॉर्टकट फार्मूला है, और उसकी पावर 1/2। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, आर अंडर रूट बी इंटू डी, यस और नो। यानी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन is what, geometric mean of b y on x and b x on y, yes or no। कि हमने दोनों रेट्स को ऑन एवरेज क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, और जब हमने दोनों रेट्स को ऑन एवरेज रिप्रेजेंट कर दिया बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें जो एक वैल्यू मिली है वो ये बता रही है कि दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पर कितना इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब यहां से बन जाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या, जरा देखिएगा। आपने कहा r इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी इंटू डी। तो अगर इसमें b और d का फॉर्मूला रख दिया जाए
इसी रूट के अंदर, तो रिजल्ट्स क्या देखने को मिलते हैं, जरा इसको भी देखिएगा सब लोग। बी का फॉर्मूला क्या है, एन इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला बी का, डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एन इंटू समेशन एक्स वाई, न्यूमरेटर दोनों का सेम था ना बी और डी का, माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने है, अगर वैसे मेरे पास बी और डी की वैल्यू मौजूद हो, किसी भी जगह से मुझे मिल जाए, तो मैं उसका अंडर रूट लेकर क्या कर सकता हूँ, आर निकाल सकता हूँ। जैसे एग्जाम में एक सवाल आया था, उसमें एक तरफ लाइन वाई ऑन एक्स दी हुई थी और एक तरफ लाइन एक्स ऑन वाई दी हुई थी, तो उसमें से आपने पिक करना था बी क्या और डी क्या, और क्वेश्चन क्या था कि इन दो लाइंस के जरिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने। कितना आसान सवाल दिया, और बहुत सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपके सामने लाइन वाई ऑन एक्स भी हो और लाइन एक्स ऑन वाई भी हो सेम डेटा की, तो आप लाइन वाई ऑन एक्स से बी पिक कर लें बी की वैल्यू, और लाइन एक्स ऑन वाई से डी की वैल्यू पिक कर लें और उसका अंडर रूट ले लें आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। हाँ, ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत कब पड़ेगी बेटा आपको, ये फॉर्मूला जब लगेगा जब आपको बी और डी की वैल्यू मालूम ना हो, यानी कि आपको डेटा दिया हुआ और डेटा के जरिए डायरेक्ट आपको कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना। इस फॉर्मूले को थोड़ा आगे ले जाते हैं और इसको मजीद सिंपलीफाई कर देते हैं आपके सामने। अच्छा, ये बताइए, दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन का उसूल क्या है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, यस और नो, बोलिए। तो बेटा ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है। अगर यहाँ पर भी x हो यहाँ पर भी x हो, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। तो मतलब अगर मैं न्यूमरेटर को इस तरह लिख दूं तो आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलिए। इस तरह रख दिया। अच्छा, अब क्योंकि न्यूमरेटर पे स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर के जरिए मैं इस रूट को कैंसिल कर सकता हूँ। तो अगर मैं न्यूमरेटर से रूट हटा दूं तो ये फार्मूले की शक्ल क्या बन जाएगी, फार्मूले की शक्ल ये बन जाएगी, r इज इक्वल्स टू n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय, अब रूट जो रह जाएगा ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस
समेशन एक्स का होल स्क्वायर एन इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये आपके सामने फार्मूला ड्राइव हो जाता है किस चीज का बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। अब इसके पीछे भी एक फार्मूला है, ये जो बी और डी का फार्मूला ना, मैंने अब तक काफी डिस्कस नहीं किया कि ये ओरिजिनली ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है, इसके पीछे भी एक कहानी है, तो वो भी आपसे डिस्कस करेंगे कभी वक्त मिला तो, कि इसमें इस्तेमाल हुआ है किसका, वेरिएंसेस का। कुछ डेविएशन है ना, आप अगर आपने देखा हो इस लाइन को, मैंने आपको समझाया था लाइन ऑफ रिग्रेशन को, कि स्कैटर्ड पॉइंट अपनी जगह छोड़कर एक लाइन पर आ रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, डेविएशन खत्म हो रही है। मतलब यानी कि एक तरह से जो डेविएशन दिख रही है ना, वो आपको दिख रहा है कि भाई ओरिजिनल पॉइंट उठकर कहाँ आ गया, एक स्ट्रेट लाइन पर आ गया, तो जो डिफरेंस है वो डेविएशन है। तो इसका मतलब वेरिएंसेस का इस्तेमाल है इस फार्मूले के अंदर। लाइन ऑफ रिग्रेशन के अंदर हमने असल में अर्थमेटिक मीन भी इस्तेमाल किया था, और लाइन ऑफ रिग्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए वेरिएंस भी इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं किसी दिन आपको वेरिएंस के फार्मूले से भी ये लाइन वर्कआउट करके दिखा दूंगा, ताकि आपको ये समझ लग जाए कि बेसिकली जो फार्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें यूज उन्हीं चीजों का है जिनको आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। ये तो फार्मूला डायरेक्ट सिंपलीफाई करके बन जाएगा इस शक्ल में, लेकिन ये फार्मूला इस शक्ल में आया कैसे है, वो लाने के लिए क्या होगा, आपको इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बेटा यहां तक सारी बात समझ में आती है आप सब लोगों को? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन वर्कआउट कर लेते हैं, और फिर उसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट करना सीख लेते हैं। ठीक है, शॉप बोल दें, या एक ही बंदे की मुख्तलिफ बिजनेस की ब्रांचेस बोल दें, या एक वक्त में एक बंदे के मुख्तलिफ बिजनेस बोल दें। एक साहब है, उनकी शॉप ए भी है, शॉप बी भी है, शॉप सी भी है, शॉप डी भी है, शॉप ई भी है, और शॉप एफ भी है। ठीक है, वीकली टर्नओवर। अच्छा जी, वीकली टर्नओवर क्या है, इसको हम बोलेंगे एक्स टर्नओवर बोलते हैं हम किसको, सेल्स को, कि जितनी चीजें ज्यादा बिकेंगी उतना ज्यादा क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा, ऐसा ही ना। तो बिजनेस को प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस में एक्टिविटी होना जरूरी है, और बिजनेस की सबसे मेन एक्टिविटी क्या है, चीजों का बेचना, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, और ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में इसको हम टर्नओवर भी कहते हैं। तो टर्नओवर का मतलब क्या है, बिजनेस की सेल्स, ये टेक्निकल टर्म हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अच्छा जी, शॉप ए, अगर शॉप ए में हफ्ते की 100, अब इसको आप लाख बोल दें, इसको आप क्या कहते हैं 10 लाख बोल दें, या आप जितने जीरो चाहे आपको लगा दें, लेकिन सिंपल बात को सिंपल करने के लिए मैंने इसको 100 लिया हुआ। अगर शॉप ए में 100 रुपए की सेल होती है, तो शॉप ए जो है वो 30 रुपए प्रॉफिट कमाता है उसके अंदर। अगर शॉप बी में 150 रुपए की क्या होती है, सेल होती है एक हफ्ते के अंदर, तो शॉप बी जो है वो 35 रुपए प्रॉफिट कमाता है। शॉप सी में अगर 200 रुपए की सेल होती है, तो शॉप सी जो है वो 50 रुपए प्रॉफिट कमाता है। शॉप डी में अगर 300 रुपए की सेल्स होती हैं, तो शॉप डी जो है वो 60 रुपए प्रॉफिट कमाता है। शॉप ई में अगर 300 रुपए की सेल्स होती हैं, तो शॉप ई जो है वो 70 रुपए प्रॉफिट कमाता है।
शॉप एफ के अंदर अगर 450 रुपए की सेल्स होती हैं तो शॉप एफ जो है वो 85 रुपीज प्रॉफिट। ठीक है, तो एक वेरिएबल एक्स और एक वेरिएबल वाई है, मतलब यानी कि टर्नओवर में और प्रॉफिट में कितना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है ये मालूम करना है, उसकी डिग्री मालूम करनी है। हम ये तो जानते हैं जनाब, सेल होने से प्रॉफिट होगा, सेल नहीं हुई तो प्रॉफिट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन सेल, वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। यस और नो? लेकिन फिर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, सर फिर सेल वाई डिपेंड ऑन एक्स तो हो गया, लेकिन एक्स डिपेंड ऑन वाई क्या होगा? तो इसका जवाब क्या है? तो इसका जवाब ये बड़ा आसान है कि यार प्रॉफिट, अगर एक चीज बेचकर मुझे प्रॉफिट होगा तो फिर मैं मजीद बेचने की हिम्मत रखूंगा ना, मजीद सेल करने की हिम्मत रखूंगा। अगर आपको बिजनेस में नुकसान हो जाए तो क्या फिर आप आगे उस बिजनेस को चला पाएंगे? तो इसका मतलब क्या है, अभी बेचा प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को देखकर मैंने मजीद सामान खरीदा और मजीद सामान खरीद कर उसको आगे बेचा ताकि मजीद प्रॉफिट हो सके। तो प्रॉफिट होना सेल पे डिपेंड करता है और मजीद सेल करना पिछली गुड्स की जो चीजें हैं उनके प्रॉफिट होने पर डिपेंड करता है। तो दे आर व्हाट, इंटरडिपेंडेंट। लेकिन फर्स्ट स्टेज पर प्रॉफिट डिपेंडेंट है सेल पर, लेकिन अगली सेल डिपेंडेंट है किस पर? प्रॉफिट पर, कि भाई मैं इस बिजनेस को जारी रखूं या जारी ना रखूं। तो दे आर व्हाट, इंटरडिपेंडेंट इन दिस सेंस। इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो क्या होगा? बिजनेस के सेल में इजाफा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट। यस और नो? सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। सेल डिपेंड करती है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट करने के बाद सेल ना हो तो क्या मैं मजीद, मतलब यानी कि मेरी एडवर्टाइजमेंट कंपेनी नाकाम हो जाए तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं मजीद एडवर्टाइजमेंट करने का सोच पाऊंगा? मैं बोलूंगा यार पहले ही पैसे जाया हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है? सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, लेकिन मजीद जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिपेंड होती है पहली एडवर्टाइजमेंट कंपेन के कामयाब होने पर। मतलब अगर पहले एडवर्टाइजमेंट कंपेन के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और उसके जरिए सेल होगी तो फिर उस सेल के होने की वजह से आप मजीद एडवर्टाइजमेंट करना चाहोगे। तो पहली स्टेज पर सेल डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन जो सेकंड स्टेज है उस पर जो अगली एडवर्टाइजमेंट है वो पिछली सेल होने पर क्या है? डिपेंडेंट है। तो यस, दे आर व्हाट, इंटरडिपेंडेंट। मैं सामान खरीदूंगा तो बेचूंगा ना, मैं चीजें बनाऊंगा तो बेचूंगा ना, इसको मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो चीजों का मार्केट में, फर्नीचर का मार्केट में बेचना जब मुमकिन है जब आप उसको बनाएं। लेकिन सवाल ये है यहाँ पर कि इसका मतलब ये हुआ कि चीजें बनाने, बेचने के लिए बनाना पहले जरूरी है, वो इंडिपेंडेंट है, और बना यानी बेचना डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप जो चीजें बना चुके हैं वो बिके ही ना, वो स्टॉक पे पड़ी रहे, तो क्या आप मजीद चीजें बना पाएंगे? तो मजीद चीजें बनाना डिपेंड करता है मार्केट में पहले से मौजूद चीजों के बिकने पर। यस और बोलिए? तो इसका मतलब क्या है? वेरिएबल्स बेटा आपस में क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये मेरी तमहीद आपको समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, अब हमें फार्मूला अप्लाई करना है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। वो फार्मूला ये है जो अभी हमने ड्राइव किया है, n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय n इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय n इंटू समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए?
आपको सम ऑफ एक्स चाहिए, तो जरा एक्स का सम निकाल दें। बताइए एक्स का सम क्या आता है? 100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 450। $1500। गुड। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद y की वैल्यू क्या आ रही है? समेशन y भी चाहिए ना आपको, ये रहा 330। गुड। अच्छा, उसके बाद हमें क्या चाहिए? समेशन एक्स वाई भी चाहिए। तो हम एक्स वाई का कॉलम बना लेंगे, यानी एक्स और वाई के प्रोडक्ट का सम निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू हम जानते हैं समेशन एक्स है, ये वैल्यू हम जानते हैं समेशन वाई है, और हम यहाँ पर एक्स और वाई का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो 100 इंटू 30 क्या हो जाएगा बेटा? बताइए। 3000। 150 इंटू 35। जल्दी कर लें बेटा, आप लोग पार्टिसिपेट करते ही नहीं, कैलकुलेटर आपके पास होने चाहिए, मल्टीप्लाई करें, आंसर बताएं मुझे आप लोग। 150 इंटू 35, 5250। 200 इंटू 50, बेटा समेशन वाई बाद में लूंगा, पहले मैं सबको कैलकुलेट करवा लूँ। 200 इंटू 50, 10,000। ठीक है जी। अच्छा जी, 300 इंटू 60, 300 इंटू 70, बताइए, एंड 450 इंटू 85। फोर 85, 38,250। इसका सम 95,500। ये कहलाएगा समेशन एक्स वाई। लेकिन आपको कुछ और भी चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए और सम ऑफ वाई स्क्वायर भी चाहिए। तो आपको एक कॉलम बनाना है, एक्स स्क्वायर का 100 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर। जल्दी जल्दी बताएं बेटा, जल्दी जल्दी क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करवाएं प्लीज। 150 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर, 450 का स्क्वायर, सम समेशन
455,000। ठीक है जी। इस तरीके से वाई स्क्वायर 30 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर बताइए बेटा। नाइन हंड्रेड। 35 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर 70 का स्क्वायर 85 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ समेशन वाई स्क्वायर? 20,350। अब इन तमाम वैल्यूज को अगर इस फार्मूले में पुट कर दे तो आपको आर की वैल्यू मिल जानी है। एन का मतलब क्या है? कितनी शॉप्स का डेटा है? 1 2 3 4 5 6। तो एन की वैल्यू 6 के बराबर है। समेशन एक्स वाई कितना है? 95,500। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 95,500 माइनस समेशन एक्स का वैल्यू कितना है? 1500 मल्टीप्लाइड बाय समेशन वाई का वैल्यू कितना है? 330। ये न्यूमरेटर आ गया आपके पास। अब डिनोमिनेटर है, और वो क्या है? एन की वैल्यू कितनी रखी है आपने? 6। समेशन एक्स स्क्वायर कितना है? 455,000 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। एक्स का सम कितना है? 1500। 1500 का स्क्वायर लेना है मल्टीप्लाइड बाय एन की वैल्यू क्या है? 6 है। और समेशन वाई स्क्वायर का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? 20,350 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर 330 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब आप सॉल्व कर लें, बताइए आर की वैल्यू का आंसर क्या आता है इसको सॉल्व करके। किया किसी ने सॉल्व बेटा? गलत जवाब है बेटा। 43 कैसे आ सकता है? व्हाट इज 43? अभी तो बताया आर का आंसर -1 से लेकर +1 के दरमियान होगा।
जी जनाब, बिल्कुल जबरदस्त, करेक्ट आंसर 0.97991 है, इसको राउंड करेंगे तो 0.98 इसका आंसर आएगा। 0.98 इज द करेक्ट आंसर। आंसर पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया? ये 0.98 आंसर आ गया आपके पास। नाउ हाउ टू इंटरप्रेट दिस आंसर, कि कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। तो ये आंसर जो है वो वेरी हाई कोरिलेशन की तरफ इशारा करता है, या तकरीबन परफेक्ट कोरिलेशन की तरफ। वैसे हम 1 को परफेक्ट बोलते हैं, लेकिन तकरीबन ये परफेक्ट कोरिलेशन की तरफ इशारा करता है। यस और बोलिए। तो हमने किन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड किया है? टर्नओवर एंड प्रॉफिट। अब सीखना ये है कि हाउ टू इंटरप्रेट दिस, इसको इंटरप्रेट कैसे करें। ठीक है, नंबर 1, द वैल्यू, बताइए, सीखिए प्लीज। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.98 indicates correlation, indicates positive and very high correlation। ठीक है, यानी जो आर की वैल्यू है 0.98 है, एक तो पॉजिटिव है और उसका जो डिग्री है वो वेरी हाई कोरिलेशन में फॉल करता है। तो इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर indicates positive and very high correlation between what, between किसके दरमियान? between weekly turnover, जो कि x है, and profit, जो कि y है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एक नंबर 2 इंटरप्रिटेशन है, वो क्या है? 0.98 का स्क्वायर निकालेंगे सब लोग। द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर। रिस्पॉन्स प्लीज। 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर प्लीज। 0.98 का स्क्वायर प्लीज। 0.98 का स्क्वायर, क्या आंसर आ रहा है? 0.96। 0.98 का स्क्वायर 0.96 आ रहा है, सही है। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इंडिकेट्स that 96% variance in y। अब y की जगह आप लिख सकते हैं जो चीज हो, मतलब अगर y प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख दें। मैं जनरल इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं ताकि कोई भी वेरिएबल कवर हो सके। 96% वेरिएंस इन y is due to variance in x और वाइस वर्सा। x में, y में
96% तब्दीली आने की वजह x है। 96% वेरिएंस इन y is due to variance in x, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि x में 96% तब्दीली आने की वजह y है। अब इसका मतलब क्या है? रेस्ट 4% is due to other unknown factors, और जो 4% वजह है वो कोई और है जो ना मालूम है फिल वक्त। ठीक है जी। तो मेरे बेटे यहाँ पर ध्यान में रखिएगा सब लोग, आप लोग, वो ये है कि इसको भले भूल जाएं, कोई टेंशन नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसको कभी नहीं भूलना। आर को हमेशा आर स्क्वायर से इंटरप्रेट किया जाएगा। तो सबसे मेन इंटरप्रिटेशन ये है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर बोलते हैं, या वेरिएंस एसोसिएशन। यानी जिसका जो आंसर है वो असल में इंटरप्रिटेशन है आर की, के एक्स में वाई में तब्दीली आने की 96% वजह क्या है? एक्स है। और वाइस वर्सा मतलब रेसिप्रोकल कर दो, एक्स में तब्दीली आने की 96% वजह वाई है, और 4% वजह हमें मालूम नहीं हो पा रही कि इन दोनों में 4% तब्दीली आने की वजह कोई और है जो अभी फिल वक्त हमें मालूम नहीं। तो ये इस तरह आपने क्या किया, कैलकुलेट किया कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फिर आपने निकाल ली आर की वैल्यू, फिर आपने क्या किया, आर की वैल्यू को क्या कर दिया आपने, इंटरप्रेट कर दिया। नहीं बेटा, आर के चार्ट को मेमोराइज नहीं करना ना, क्योंकि आर तो खाली है वेरिएंस, मतलब जो आर का आंसर है उसको परसेंटेज में, मैंने कहीं भी आर के साथ ये कहते हैं पॉजिटिव वेरी हाई का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं किया। तो आर स्क्वायर के चार्ट को तो आपको वैसे भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आर का चार्ट याद किया हुआ है तो ऑब्वियसली आर स्क्वायर तो खुद ब खुद कवर ही हो जाएगा ना, कि जो लिमिट आपके सामने है, जो डिफरेंट रेंजेस आपके सामने हैं, उसमें आप आर स्क्वायर को किस तरह इंटरप्रेट करोगे। ठीक है। तो बेसिकली आर की इंटरप्रिटेशन आर स्क्वायर है। ये एग्जाम में सवाल है बाकायदा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज व्हाट। तो नीचे ऑप्शन था कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन आर स्क्वायर। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो यहाँ तक ये बात हमारी मुकम्मल होती है। अब आप एक काम करें, आप कुछ क्वेश्चंस करें होमवर्क में, ताकि आपको आइडिया हो इसको किस तरह कैलकुलेट किया जाएगा। तो किताब का अगर आप पेज नंबर निकाल लेंगे 151, किताब का पेज नंबर 151 है, और 151 पेज पर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन शुरू है। तो 11 से क्वेश्चन शुरू कर दें, 11, 12, 13, 14 एंड 15, 11 to 15 ये आपका होमवर्क है। बेटा सुन लिया सब लोगों ने? आज आपकी तरफ से रिस्पांस बहुत स्लो है बेटा, जवाब नहीं मिल रहा प्रॉपर मुझे। 11 to 15 हो गया बेटा, सुन लिया आप लोगों ने होमवर्क, पेज नंबर 151। चलें ठीक है, ओके। ये बात सारी क्लियर है इंटरप्रिटेशन वाली आपको यहाँ तक? इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई बेटा सब लोगों को? चलें बस, ओके। तो यहाँ तक इसको क्या करते हैं, हम एंड करते हैं, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, क्वेश्चन पूछें बेटा, रयान क्वेश्चन पूछें। वो मैं जाहिर सी बात है डेटा आपका एंटर करके एक्टिव कर लूंगा। आपने फॉर्म फिल कर दिया, पहले मुझे ये बताइए, बस तो हो जाएगा इंशाल्लाह।
ओके, सब लोग फिल कर दें बेटा, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।